हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बार्क बीपीएससी। हम अपने सीरीज जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आगे बढ़ते हुए आज इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892 पर आ गए हैं। इसका फीचर्स को पढ़े उससे पहले आपको एक चीज बताना है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो 1885 में बन चुका था। और इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे, यानी जो लीडर्स थे बेसिकली सभी नेशंस के बात करते थे, भारत की बात करते थे, तो वो जो लीडर्स थे उन्होंने एक डिमांड रखा, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। बेसिकली एक यूएसए में ये शुरू हुआ था। यूएसए जब अपना इंडिपेंडेंस खोज रहा था ब्रिटेन से, तब तो वहां पर नारा दिया गया था नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, यानी जब तक हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा बढ़िया इंडियन काउंसिल्स एक्ट में, ये इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, तब तक हम टैक्सेशन यानी टैक्स नहीं देंगे। यानी कि यही जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे, इन्होंने जब प्रेशर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट पर और ब्रिटिश पर, तो जो लीडर्स के प्रेशर के कारण ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892 लाते हैं। यानी इसमें क्या किया जाएगा, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल को एक्सपेंड किया जाएगा। व्हाई? बिकॉज द लीडर्स वर डिमांडिंग इट। तो उनको अपने पक्ष में मिलाने के लिए, लीडर्स को शांत करने के लिए, उनको खुश करने के लिए ये इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892 लाया गया था। ये है। अब आइए फीचर्स में पढ़ते हैं कि क्या इसमें था, इंक्लूडेड था। तो बस इसमें 3 पॉइंट्स ही है, तो ज्यादा पॉइंट्स है ना, आपको आसानी से याद हो जाएगा। दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट of all the acts that was brought by the Indian British Parliament in India. पहला कह रहा है, it increased the number of non-official members in the central and provincial legislative councils, but maintained the official majority in them. है ना? तो ये उसमें ऑफिशियल मेजोरिटी को मेंटेन करते हैं। एक ब्लैंक पेज हम क्रिएट करते हैं, फिर इसमें पढ़ते हैं। तो क्या बोल रहा है इसमें कि जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जिसका काम क्या था, लॉ बनाना था, इसमें हमने देखा था, जो हमने इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 पढ़ा, कि इसमें एक तो ऑफिशियल मेंबर्स थे, और ऑफिशियल मेंबर्स कौन थे, जो ब्रिटिशर्स थे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का पार्ट थे, वो ऑफिशियल मेंबर थे। कुछ भारतीयों को शामिल किया गया, जिसे क्या कहा गया, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स कहा गया। ये भारतीय थे जो नॉन ऑफिशियल मेंबर थे, इनको ऑफिशियल मेंबर्स के बराबर अधिकार नहीं मिलेगा, यानी दे डोंट हैव द राइट टू वोट, इन्हें वोट करने की आजादी नहीं है, और बहुत लिमिटेड पावर है। लेकिन ये इंडियंस है जिन्हें इनमें शामिल किया गया था, किसमें, वायसरॉय का लेजिस्लेटिव काउंसिल में। वायसरॉय का लेजिस्लेटिव काउंसिल में, जो कि सेंटर में था, इसलिए इसको सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल या इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कहलाने लगा था। तो ये जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का नंबर था, जो संख्या था, इसको बढ़ाया गया। लेकिन अभी भी मेजोरिटी किसका रहेगा, ऑफिशियल मेंबर्स का ही रहेगा। यानी कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसमें अभी भी, और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी, बेसिकली ये भी अगर आपको बताना चाहे तो जैसे आज इंडिया है, तो पूरा इंडिया के लिए जो कानून बनाते हैं उसे सेंट्रल पार्लियामेंट कहते हैं, या जिसे पार्लियामेंट कहते हैं। और इसके अलावा हर एक स्टेट में भी क्या है, विधानसभा है, अपना लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो पार्लियामेंट का काम है पूरा देश के लिए कानून बनाना। उसी तरह ब्रिटिश के अंदर जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, या जिसे इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल कहेंगे, और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ये सिर्फ प्रोविंसेस में कानून बनाएंगे। जैसे बंगाल प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल सिर्फ बंगाल में कानून बनाएंगे, पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिल सिर्फ पंजाब में कानून बनाएंगे, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर लेजिस्लेटिव काउंसिल सिर्फ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में बनाएंगे, अवध वाला अवध में, या यूनाइटेड प्रोविंस वाला यूनाइटेड प्रोविंस में, और सेंट्रल वाला पूरे देश के लिए बनाएंगे, पूरे ब्रिटिश इंडिया के लिए बनाएंगे। तो इसमें भी जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स है, इसकी संख्या तो बढ़ाई गई, लेकिन अभी भी क्या है, ये मेजोरिटी ऑफिशियल ही है, ऑफिशियल मेंबर्स ही हैं। उसी तरह प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी बढ़ाया गया संख्या, लेकिन मेजोरिटी में कौन रहेंगे, मेजोरिटी में अभी भी ऑफिशियल मेंबर्स रहेंगे। ये पहला पॉइंट था। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट में इसमें क्या बात किया गया कि एक क्या है, जो अभी आपको हमने बताया कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल या इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जो पूरा ब्रिटिश इंडिया के लिए कानून बनाते हैं। दूसरा कौन है, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जो प्रोविंसेस के लिए कानून बनाते हैं। ठीक है। इसमें बोला गया कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इसमें प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का कुछ नॉमिनेशन हो सकता है, यानी कुछ लोग जा सकते हैं प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। साथ में जो कलकत्ता का, या फिर हम उसको क्या बोले, कलकत्ता बोले या बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स बोले, बेसिकली ज्यादा बेटर रहेगा। बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या है, बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यानी ये जो कॉमर्स करते हैं, जो बिजनेसमैन है, उनका ग्रुप होता है। ये भी कुछ नॉमिनेशन भेज सकते हैं, किसमें, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल या इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में। उसी तरह जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, इसमें भी कुछ व्यक्ति अपना रिप्रेजेंटेशन भेज सकते हैं, कुछ लोग नॉमिनेट कर सकते हैं। और ये नॉमिनेशन कहां से आएगा, ये नॉमिनेशन आएगा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के कहने पर।
जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट में लोकल गवर्नमेंट चलाते हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हो जाए या म्युनिसिपैलिटीज हो जाए, तो म्युनिसिपैलिटीज भेजेंगे तो वो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाएंगे। जमींदार्स हो गए या यूनिवर्सिटीज हो गए, ये सब भेज सकते हैं। अब सिमिलर स्ट्रक्चर अभी भी देखिएगा, जो राज्यसभा है उसमें स्टेट का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो भेजता है, और जो स्टेट का लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है उसमें आता है क्या, टीचर्स का रिप्रेजेंटेशन रहता है, ग्रेजुएट्स का रिप्रेजेंटेशन रहता है, अर्बन लोकल बॉडी और पंचायती राज पीआरआईज का रिप्रेजेंटेशन रहता है। अगर ये आप नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, हम तो इसको पढ़ाएंगे ही पॉलिटी के आगे लेक्चर्स में, अभी तो शुरुआती है, ये पॉलिटी का पहला ही लेक्चर होता है, या हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। पर कुल मिलाकर यहाँ सिंपल बात है, अगर ये कुछ नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, आपको सिंपल समझना है कि देयर वाज सम कॉन्सेप्ट ऑफ नॉमिनेशन बाय लोकल पॉपुलेशन, है ना। यानी कि इसको हम कह सकते हैं क्या, कि ये इनडायरेक्ट इलेक्शन का कुछ कॉन्सेप्ट था। कैसे कह सकते हैं, ये देखिए, बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या है, ये बंगाल के बिजनेसमैन का ग्रुपिंग है। ये जब यहाँ से जब नॉमिनेशन जाएगा, इनमें से कोई व्यक्ति जाएंगे, तो ये इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ। जैसे अभी ग्रेजुएट्स चुन के जाते हैं, जैसे राज्यसभा में जो इलेक्शन होता है, जैसे इनडायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं, तो यहाँ पर इनडायरेक्ट इलेक्शन का कॉन्सेप्ट आया, बट इनडायरेक्ट इलेक्शन वाज नॉट मेंशन्ड एनीवेयर, यानी लिखा हुआ तो कहीं नहीं है एक्ट में, जो इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892 है उसमें कहीं नहीं लिखा है कि इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू होगा या इनडायरेक्ट इलेक्शन है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट था वो इनडायरेक्ट इलेक्शन के समान ही था। उसमें लिखा हुआ था कोई नॉमिनेशन होगा, कहां से होगा, बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स से होगा, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में। उसमें जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें कहां से होगा, उसमें होगा जमींदार्स के द्वारा होगा, उसमें होगा म्युनिसिपैलिटीज के द्वारा, ट्रेड एसोसिएशन के द्वारा, है ना, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के द्वारा, म्युनिसिपैलिटी यूनिवर्सिटीज के द्वारा। तो इसमें कॉन्सेप्ट वो था। तो पहला चीज हमने क्या पढ़ा, कि जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना, सेंट्रल हो या फिर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, दोनों में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की संख्या को बढ़ाया गया, लेकिन मेजोरिटी क्या है, ऑफिशियल वाला का ही। इट इंक्रीज्ड, अच्छा दूसरा हमने क्या पढ़ा, द एक्ट मेड ए लिमिटेड एंड डायरेक्ट, क्या बोल रहा है, द एक्ट मेड ए लिमिटेड एंड डायरेक्ट प्रोविजन ऑफ इलेक्शन in filling up some of the seats of the non-official members in central and provincial legislative councils. However, nowhere in the act the word election was mentioned. Election कहीं नहीं मेंशन है, पर there was some concept of limited and indirect election. There was this concept. Basically जो हमने आपको बताया कि बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स या जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, यहाँ से जाएंगे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, और जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हैं, म्युनिसिपैलिटीज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, वहां से कहाँ जाएंगे, वहां से प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेशन होगा। यानी इनडायरेक्ट इलेक्शन का एक कॉन्सेप्ट, एक बात की गई थी। बस आपको ये याद रखना है कि देयर वाज सम कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग इनडायरेक्ट इलेक्शन, ऑल्दो द वर्ड इनडायरेक्ट इलेक्शन वाज नोवेयर मेंशन्ड। आप इतना लिख देते हैं एग्जाम में तो काफी है, या समझ गए तो काफी है। इट इंक्रीज्ड द फंक्शंस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड गेव देम द पावर ऑफ डिस्कसिंग द बजट एंड एड्रेसिंग द क्वेश्चन ऑफ द एग्जीक्यूटिव, है ना। पहला चीज क्या है, हमने बोला कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है या इवन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसमें दो तरीका का मेंबर है। ऑफिशियल मेंबर्स हैं जो ब्रिटिशर्स हैं, इनका संख्या बढ़ाए घटाए हमें फर्क नहीं पड़ता है, हमें तो मतलब है नॉन ऑफिशियल मेंबर से, और ऐसे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का दोनों में, सेंट्रल एज वेल एज प्रोविंशियल्स में, इनकी संख्या बढ़ाई गई, लेकिन मेजोरिटी इसी का रखा गया। दूसरा बोल रहा है कि जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स है, इसका पावर्स को बढ़ाया गया, इसका क्या है, पावर्स को बढ़ाया गया, है ना। कहां गया, और लेजिस्लेटिव काउंसिल के पावर को ही बढ़ाया गया। बेसिकली ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या है, जो दोनों लेजिस्लेटिव काउंसिल है सेंट्रल और प्रोविंसेस में, ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है इसका पावर को बढ़ाया गया। इसका पावर अब क्या कर दिया गया कि यू कैन नाउ डिस्कस द बजट, नॉट वोट द बजट, यू कैन टेक पार्ट इन द डिस्कशन ऑफ द बजट। और दूसरी क्या कर सकते हैं आप, यू कैन आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव कौन है, बताया था ना कि जो वाइसरॉय है इसके दो काउंसिल होते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल। बात हो रहा है लेजिस्लेटिव काउंसिल का, तो इसका पावर को क्या बढ़ाया गया, इसका पावर को बढ़ाया गया कि यू कैन डिस्कस द बजट, सिर्फ डिस्कशन करना है और कुछ नहीं, आप डिस्कस कर दो और आप क्वेश्चन पूछो एग्जीक्यूटिव काउंसिल से। एग्जीक्यूटिव काउंसिल आंसर देगा कि नहीं ये इस पे डिपेंड करता है, आप क्वेश्चन सिर्फ पूछ सकते हो। जैसे फॉर रेफरेंस, अगर आप अभी के जो पॉलिटिकल सिस्टम है इससे आप अगर वाकिफ है, अगर आप इसको जानते हैं, तो आप देखते होंगे कि हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ पार्लियामेंट है, और पार्लियामेंट से ही निकल के क्या आता है, एग्जीक्यूटिव आता है, यानी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो इसी का हिस्सा रहते हैं। यही बजट लाते हैं, एग्जीक्यूटिव भी बजट लाते हैं और पार्लियामेंट में पेश करते हैं, सरकार ही लाती है बेसिकली। पार्लियामेंट क्वेश्चन पूछती है बजट से और इन्हें आंसर देना होता है। पर यहाँ पर क्या है,
जो ब्रिटिशर था, एक तो इसका फंक्शन, इसका जो पावर है बहुत लिमिटेड है, सिर्फ आप डिस्कस कर सकते हो बजट में। अभी क्या ये वोट करती है, ये अगर फेल हो जाएगा, अगर ये वोट इसका वोट पास नहीं होगा तो ये बजट फेल हो जाएगा, सरकार गिर जाएगी। पर उस समय क्या था, सिर्फ आप डिस्कस कर सकते हो बजट। दूसरी चीज क्या था कि आप क्वेश्चन पूछ सकते हो एग्जीक्यूटिव से, बट इट डिपेंड्स ऑन द एग्जीक्यूटिव वेदर दे वांट टू आंसर दैट क्वेश्चन और नॉट। सो इट हैज वेरी लिमिटेड पावर। जो उस समय के लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं, उसका पावर बहुत लिमिटेड था। तो आपको 3 पॉइंट याद रखना है विथ रिस्पेक्ट टू इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892। क्या 3 पॉइंट है, एक बार फिर से मैं बताता हूं कि जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं, इनकी संख्या बढ़ाया गया, बोथ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, बट द मेजोरिटी वाज केप्ट विद द ऑफिशियल मेंबर्स ओनली। तो ऑफिशियल मेंबर्स का ही मेजोरिटी है। दूसरा, फंक्शंस बढ़ाया गया, या फंक्शंस कहें या हम कहें पावर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वाज इंक्रीज्ड। जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं, इसके पावर को बढ़ाया गया। पावर में क्या इंक्लूड किया गया, यू कैन डिस्कस ऑन द बजट, यू कैन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। सिर्फ डिस्कस कर सकते हो, वोट नहीं कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो, एग्जीक्यूटिव को आंसर देने का मन नहीं रहेगा तो नहीं देगा। और लास्ट सी नंबर, यानी इसमें 3 पॉइंट था, तीसरा क्या है कि देयर वाज सम एलिमेंट ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन इन द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। कुछ कॉन्सेप्ट था इनडायरेक्ट इलेक्शन, और इनडायरेक्ट इलेक्शन का क्या कॉन्सेप्ट था हमने आपको काफी विस्तार से बताया। तो अगर आप ये 3 पॉइंट लिख देते हैं या 3 पॉइंट याद रहता है, तो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, वो आप हैंडल कर सकते हैं, है ना। आपको हमने इसका बैकग्राउंड भी बताया, अगर सब्जेक्टिव आता है तो आप बैकग्राउंड भी लिख सकते हैं और क्रिटिसिज्म भी लिख सकते हैं कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसका पावर अभी भी बहुत कम है और ऑफिशियल मेंबर्स अभी भी मेजोरिटी में है, तो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का संख्या बढ़ाने से कुछ नहीं होगा।